नेता चाहे कितना बड़ा मुकाम हासिल कर ले, कितने बड़े मुकाम पर पहुंच जाए, उसकी जो इच्छा रहती है, ख्वाहिश रहती है, वो ये रहती है कि चाहे चौकी हो, चाहे थाना हो, और चाहे तहसील हो, और चाहे जिला हो, जो भी अधिकारी हों वो उनके मन के हों, मन मुताबिक हों। और अगर वो मन मुताबिक होंगे तो जो है उनका काम, उनके आदमियों का जो है काम बड़ी आसानी से और सुगमता पूर्वक जो है उनका हो सकता है। फिर चाहे सरकारें कोई भी रही हो, किसी की सरकार हो, लेकिन जो नेता है ना, नेता की ख्वाहिश कभी बदलती नहीं है। और हर नेता की, हर जिले की, पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे भारतवर्ष की जितने भी जो है नेतागिरी की जो है, वो यही चाहते हैं कि जो भी अधिकारी हों, जो अफसर हों, वो मेरे मन मुताबिक हों और मेरा ही काम कर सकें। तो ऐसा ही जो है, मैं आज जो किस्सा जो बात कर रहा हूँ, इसी पर आधारित आज की जो कहानी है कि एक ऐसे नेता की है, ऐसे नेता की कहानी जो आज मैं सुनाना जा रहा हूं, जिसकी राजनीति में जो है बहुत बड़ी दखल होती है। और चुनाव का दौर चल रहा होता है, तो चुनाव का दौर हो तब तो उसकी तो दखल और भी ज्यादा होती है। और उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़ो, आज जो कहानी है इतने बड़े नेता की, इतने बड़े नेता की है जो कि भारत की राजनीति में भी उसका दखल हुआ करता है। तो मैं जो है आज आपको जो है बात कर रहा हूं कि ये घटना जो है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है और उस जगह का नाम होता है मेरठ। और मेरठ में एक जगह पड़ती है, एक उस जगह का नाम है, तहसील है, और एक कस्बा है, उसका नाम है स्वार। तो उस स्वार में जो है एक इंस्पेक्टर की नई नई नियुक्ति होती है। जब उसकी नई नियुक्ति होती है तो जो है लोग बाग जो है, उस शहर के लोग जो है वो कुछ मिलने आते हैं, कुछ गिफ्ट देने आते हैं, और कुछ जो है हाथ मिलाने आते हैं, कुछ नमस्ते करने आते हैं। जैसे जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वो उस हिसाब से आते हैं और जाते हैं। तो जब उसकी पोस्ट हो रही है, उसके उसी दिन एक आदमी जो है उनकी नजरों में बार बार आता है, बार बार चढ़ जाता है। और उस व्यक्ति का जो एटीट्यूड है, उसका एक्शन है, ये उन इंस्पेक्टर को जो है अच्छा नहीं लगता, अखरता है और कुछ उनके मन को कचोटता है। क्योंकि उसका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं होता है, उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं होता है, या उनकी इतनी पारखी नजर होती है। ये कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो है वो अब दूसरा दिन होता है, तो दूसरे दिन भी वही बात होती है। वो आता है फिर, और यही कहानी होती है, वो अखरता है। अब जो है जो नेता जो वो अखरता है, तो वो इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि साहब कि ये जो है आदमी कौन है। तो उन्हें बताया जाता है कि जो है ये नगर के जो है चेयरमैन है। ठीक है, चेयरमैन है। तो अब बात यहाँ की यहीं थोड़ा छोड़ दो, अब आगे चलते हैं। बात कर रहा हूं मैं दिसंबर 1993 की। ये वो दिसंबर होता है, 4 दिसंबर होता है, 1994 होता है। 1994 4 दिसंबर में जो है मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश को जो है दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं। और जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसमें जो है आजम खां का कद जो है बहुत बड़ा है। यहां तक कहें कि मिनी मुख्यमंत्री अगर वो हुआ करते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आजम खां मुलायम सिंह जी से कहते हैं कि साहब ऐसा करिए कि हमारे जिले में तो कोई ईमानदार अफसर भेज दीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है। क्यों, अब मुलायम सिंह से वो कह देते हैं। मुलायम सिंह जो नेताजी थे, उनके अंदर 3 विशेष बातें हुआ करती थी। और उनके अंदर जो 3 विशेष बातें होती थी, मैं आज भी याद करता हूं और कल भी लोग याद करेंगे। जो हमारी उम्र के जो लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक तो वो किसी का नाम नहीं भूलते थे। पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं
उन्हें बतौर नाम से जानते थे। जितने भी विधायक हैं, अब कितने विधायक होते हैं विधानसभा में, बतौर नाम से जानते हैं। इसके अलावा विपक्षी लोगों के भी नाम से जानते हैं। तो जो लोगों ने धरती पुत्र की उपाधि दी थी, मेरे हिसाब से उन्हें सरस्वती पुत्र की उपाधि मिलनी चाहिए थी। एक तो वो नाम नहीं भूलते हैं, दूसरा जो है वो जो है क्या नाम, जो नाम नहीं भूलते, उसके बाद वो वायदा नहीं भूलते हैं। अगर किसी से वायदा किया है तो वायदा कराने वाला आदमी भूल सकता है, लेकिन मुलायम सिंह ने जो है कभी किसी का वायदा नहीं तोड़ा है। और तीसरे उनमें जो विशेष बात हुआ करती थी कि वो किसी का एहसान नहीं भूलते थे। अगर किसी ने अगर 1 किलोमीटर का रास्ता चल के उनके कदमों से एहसान दिया है, तो उन्होंने 10 किलोमीटर पैदल चल के उसका एहसान चुकाया है। इसलिए मुलायम सिंह जैसा धरती पर नेता न कभी हुआ और न कभी होगा। तो एहसान जो है आजम खान ने जो कहा कि साहब एक हमारे यहाँ ईमानदार अफसर भेज दीजिए, तो आजम खान तो भूल गए होंगे यार, लेकिन जो है नेताजी ने, मुलायम सिंह जी ने वो चीज नहीं भूले। और जो डीजीपी जो है, जो इस देश के डीजीपी जो बनाए जा रहे हैं, उनका नाम जो है विजय शंकर माथुर हुआ करता है। और विजय शंकर माथुर से जो है वो 30 सितंबर 1994 को बनाए गए थे डीजीपी, और 12 अगस्त 1995 तक जो है उनकी पोस्टिंग रही थी। उसी दरमियान मुलायम सिंह जी डीजीपी को बुलाते हैं, और उनकी बात तो याद ही थी आजम खान वाली, तो बुलाते और कहते हैं कि भाई डीजीपी एक बात बताइए, पुलिस महकमे में कोई ईमानदार अफसर नहीं है। और जब अचानक से ये प्रश्न पूछा जाता है डीजीपी को, तो डीजीपी की घिग्गी बंध जाती है। क्यों? एक को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और ईमानदार अफसर की बात करें तो उसका मतलब सब बेईमान है, तो उनकी घिग्गी बंध जाती है। और उसमें खास करके मुख्यमंत्री के अलावा मुलायम सिंह जी हो तो फिर बात ही कुछ और है। तो वो कहते, थोड़ा सा सोचते हैं, तो मुलायम सिंह जी फिर कहते हैं, आपने सुना नहीं मैंने कुछ कहा है आपसे? हाँ सुना है, और साहब ईमानदार अफसर है और मैं उसकी व्यवस्था करता हूँ। तो वो कहते हैं कि आजम खान ने जो है उनको जो है उनके क्षेत्र में किसी ईमानदार अफसर की उनकी जरूरत है, और उन्होंने हमसे स्पेशल तौर से कहा है। अब ठीक है साहब, बहुत जल्दी नहीं, मैं 10 ही 5 दिन में इसकी व्यवस्था आपको कर दूंगा। तो अब जो वो बात तो वहां खत्म हो गई मुलायम सिंह जी वाली। अब जो है डीजीपी जो माथुर है, बीएस माथुर, तो वो जो है अपने अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं और करते हैं कि भाई कोई ईमानदार अफसर चाहिए, और वो भी आजम खान के क्षेत्र में चाहिए। आजम खान के क्षेत्र में जाने के लिए जो है पुलिस की जो है कैसे कहें हाथ पैर कांपते थे, क्योंकि वो मिनी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जायज नाजायज जैसे भी हो उनके काम तो उन्हें करने ही होते हुए। तो अब नाम जहां उसका आता है ईमानदारी की, तो जो है अब एक नाम निकल के आता है, और वो नाम होता है एसएस लॉर। एसएस लॉर की आज की तारीख में इतनी कहानियां भरी पड़ी है, तो उनके लिए एक शब्द कहें तो वो कम पड़ता है। क्या कि सम्मान मांगा नहीं जाता है, सम्मान अर्जित किया जाता है। तो लॉर साहब ने जो है, जो अपना आज भी लॉर साहब का सम्मान जो है वो अपनी ईमानदारी से उन्होंने कमाया हुआ होता है। तो लॉर साहब से कहा जाता है, चूंकि लॉर साहब का जो चरित्र है ईमानदारी की, एक विनोबा भावे की जो है शक्ल उसमें नजर आती, ईमानदारी की वो प्रतिमूर्ति हुआ करते हैं। पुलिस विभाग में न इतना ईमानदार कोई पैदा हुआ और न शायद आगे होगा। उन्होंने जीवन काल में कभी किसी का एक गिलास पानी नहीं पिया, चाहे तो वो पीते ही नहीं थे चाय कॉफी, और किसी के यहाँ ठहरे नहीं, किसी के यहाँ गए नहीं। जीवन काल में कभी को उन्होंने चांटा नहीं किसी के मारा, एनकाउंटर नहीं किया। और उनके क्षेत्र में जिस थाने में वो पॉइंट लेते थे, अपराधी अपने आप जगह छोड़ जाते थे। उसका भी एक ही कारण था कि वो कभी किसी नेता की सिफारिश नहीं मानते थे, कभी पैसा नहीं लेते थे, और जब पैसा नहीं लेते और सिफारिश की तो बातें ही छोड़ दीजिए। तो ऐसे ही जो है एसएस लॉर का जो है अब लॉर को भूला जाता है। लॉर साहब ने खुद अनुनय विनय करके जिस डिपार्टमेंट में, पुलिस विभाग में, और अपना ट्रांसफर जो है मुरादाबाद ट्रेनिंग सेंटर में
करा लिया था और बोले थाना आना मेरे बस का नहीं है और मैं कहीं थाने में नौकरी नहीं कर पाता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा 5 दिन ठहरता हूँ और खूब कभी बढ़िया जगह जब मुझे मिल जाए, जब मैं कुछ ना करूँ तो 1 महीना। मेरा तो जीवन पूरे उत्तर प्रदेश में जो है लगा रहता, तो अपना वो ट्रांसफर करा ले जाते हैं और जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें जो है दरोगाओं को, पुलिस वालों को ट्रेनिंग देने लगते हैं। अब लॉर्ड साहब को नाम याद किया जाता है तो डीजीपी का आदेश है और डीजीपी जो है उसको आईजी को कहते हैं, आईजी जो है एसपी को कहते हैं और वो उस हिसाब से उनका चलता है। वहां के जो एसपी है मुरादाबाद के, उनके पास सूचना आती है कि लॉर्ड साहब को तुरंत जो है वहां से रिलीव करिए और उन्हें जो है उनको जो आजम खां की जगह रामपुर उसको वहां को भेज दीजिए, वहां थाने में उनकी जरूरत है। अब खबर जाती है लॉर्ड साहब को, लॉर्ड साहब कहते अरे भाई हम कहाँ बड़ी मुश्किल से अपना प्राण बचा के यहाँ आया हूँ और आप मुझे फिर थाना देने लगे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो उनसे कहा जाता कि आप डीजीपी से बात कर लो, आप नहीं जाना चाहते मत जाइए, डीजीपी से बात करो। तो वो अपना बिस्तर उठाते और धूला जंगड़ा और पहुंच जाते डीजीपी के यहाँ। तो आज जो भी घर उसमें घुसते हैं डीजीपी के यहाँ, हाँ लॉर्ड साहब आ गए, हाँ साहब आ गए, आपको जो है वहाँ जाना है आपका जो है आजम खां के यहाँ रामपुर में। तो वो कहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, साहब रामपुर हमारे लिए अच्छी जगह नहीं है, साहब हमें बकस दो, प्लीज हमें बकस दो, चाहे किसी का अपॉइंटमेंट कर दो, और वो थाना वो जगह मेरे मतलब की नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता। तो वो है डीजीपी कहते हैं आपको जाना ही होगा, आपका अपॉइंटमेंट माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, आदेश उनके हैं, ना मेरी कहाँ ताकत है जो मैं आपको मना कर सकूं। आप कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई अनुनय नहीं, कोई विनय नहीं, आप बिस्तर उठाइए और सीधा आप जाना होगा आपको। अब वो जब तुमने कि ठीक है आप अगर नहीं मानते हो तो मैं जाता हूं, वैसे हमारे मतलब का थाना नहीं है वो उनसे डीजीपी से कह देते हैं और वो जो है चल देते हैं। जब वो रामपुर आते हैं, रामपुर आते आते शाम हो जाती है, शाम हो गई। अब वो जाएं तो जाएं कहां, शाम हो गई। उन्होंने जो है शाम को हो जाता है तो वो कहीं जो उन्हें जगह नहीं मिलती है, क्योंकि ईमानदारी की मिसाल है, कहीं जाएंगे तो और अलग बात है। तो वो जो स्टेशन पे जो है रामपुर की स्टेशन पे आते हैं, देखा होगा आपने सारे लोग जो स्टेशन पे सोते हैं, कुर्सियां बेंचें पड़ी होती, कुछ लोग बेंच पे सो जाते हैं, कुछ लोग कुर्सियों पे बैठे बैठे सोते हैं, कुछ लेट जाते हैं। तो देखते एक सीट जो है बेंच की खाली पड़ी होती है और उनके हाथ में मात्र क्या था, एक झोला होता है, जो पहने थे शर्ट और पैंट एक वो होता है और एक उस झोले में मात्र उनकी वर्दी होती है और एक वो होता है चादर। यही उनके पूरे जीवन काल में यही उनका जो है सामान हुआ करता है, इसके अलावा उनका कोई सामान नहीं कभी जीवन काल में हुआ। ये 3 सामान उनके, ट्रांसफर हो, अपॉइंटमेंट हो, जो भी हो, सामान उनका यही रहता है। अब वो जो आते हैं स्टेशन पे और अपना रात काटते हैं, सो जाते हैं, सवेरा होता है, कुल्ला दांतों मंजन करते, टूथब्रश करते और उसी स्टेशन पे नहा लेते। नहाने के बाद तैयार होते, तैयार होने के बाद सीधा रामपुर ऑफिस में आते, एसपी ऑफिस में, और एसपी ऑफिस में आकर के सैल्यूट करते हैं एसपी साहब को। और एसपी साहब पहचानते ही हैं मुझसे, तो वो कहते हैं लॉर्ड साहब, हाँ जी साहब नमस्ते। तो वो पूछते कब आ गए, तो उन्होंने कहा आज साहब आ तो मैं रात को ही गया था। तो ठहरे कहाँ थे, तो मैं तो स्टेशन पे ठहरा था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, एक थानाध्यक्ष और एक अफसर और वो भी स्टेशन पे सो जाए। बोले साहब हुजूर साहब मैं किसी होटल में जाता तो वो उससे पैसे तो वो लेता नहीं, और जो पैसे लेता नहीं और बिना पैसे के मैं रुकता नहीं, और वो पैसे लेगा नहीं, कभी वो अपराध करेगा और हम उसके यहाँ ठहरे हैं, खाना खाया है, चाय पी है, हालांकि वो चाय नहीं पीते थे, तो उसमें चलन में है कि अगर मैंने उसका खाया पिया है, रात को ठहरा हूं, रात गुजारी है, तो मैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। क्यों कि हमने उसका कुछ खाया है, इसलिए तो वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। हंसते मुस्कुराते इसलिए हैं कि वो जाने ही इसी नाम से जाते हैं, इसी काम के लिए उनकी पहचान हुआ करती है। तो वो कहते अब कहाँ ठहरोगे, क्या आप बताओ साहब, यहाँ भी नहीं तो मेरी तो एक ही जगह है, मैं तो कहीं भी सो जाऊंगा, फिर स्टेशन चला जाऊंगा। तो उनके लिए जो है गेस्ट हाउस खोल दिया जाता है, आप गेस्ट हाउस में ठहरिए। फिर 2 दिन बाद जो है उनको
स्वार, जो स्वार कस्बा है, तहसील है, उसी में जो उनका अपॉइंटमेंट दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप उसी में कोतवाली में थाना में वहीं रहिएगा, आपकी व्यवस्था हो गई। और वो अपना सामान, वही झोला होता है, थैला अपना उठाते और चल देते। वर्दी तो अब हाथ में थी, वर्दी पहन ली थी, तो पहुंच जाते थाने में। थाने में पहुंच जाते, लोग आते हैं, वो फिर वहीं उसी कहानी पे मोड़ के आ जाते हैं। मुड़ के क्या, एक आदमी जो उनकी नजरों में बार बार घूमता है, उसकी नजरों में चढ़ जाता है, खटकता है, तो वो पूछते हैं कि ये कौन है। तो वो एक आदमी जो है बताता है, ये साहब नगर के चेयरमैन है। ठीक है साहब। और नगर बे कहते तो ठीक है। दूसरे दिन वो चेयरमैन है, एक मिठाई का डिब्बा लेकर के जो है उनकी लॉर्ड साहब की सेवा में आता है। और लॉर्ड साहब से जब मिलता है, लॉर्ड साहब कहते हैं, जी भाई मिठाई का डिब्बा किसके लिए है? कि साहब आपके लिए है कि इसको उठाइए और अपने घर ले जाइए। लॉर्ड साहब ने जीवन में कभी किसी का एहसान नहीं लिया है, कभी किसी का एक गिलास पानी नहीं पिया है। ये मिठाई का डिब्बा तो बहुत बड़ी बात है। और उस मिठाई के डिब्बे को जो है मेज से हटा देते, हटाइए यहाँ से। अब वो जो है चेयरमैन है, अब जो स्टाफ है उनसे हाथ मिलाता है, एक्शन दिखाता है, सबसे हंसता हुआ, ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा वो अधिकारी हो, और ठाका लगाता है और वो चला जाता है। दूसरे दिन की बात है, अपॉइंटमेंट के दूसरे दिन की बात है, एक आदमी को जो है चुनाव का दौर चल रहा था। चुनाव में जो हर आदमी जो खड़ा होता है वो हर आदमी ईमानदारी से जो जल्दी जल्दी अपना जो चाहता है कि किसी तरह से हम ईमानदारी से काम करें, अगला चुनाव जीत जाए। तो ये भी चुनाव के दौर चल रहा होता, वो भी चुनाव में खड़ा था। पंचायत चुनाव आ जाते हैं, तो जो चेयरमैन है, एक आदमी से उसका झगड़ा हो जाता है और वो उसकी मारपीट कर देते हैं उस आदमी की। जो आदमी पिटता है वो दौड़ा दौड़ा थाने आता है। लॉर्ड साहब बैठे होते हैं, वो नमस्कार करने के बाद बैठ जाते, पूछते, हाँ साहब बताइए, फरमाइश बताइए, हुआ क्या है? तो वो कहता है, साहब मुझे एक आदमी ने मारा है। क्या, किसने मारा है? तो वो बताते, साहब जो नगर के चेयरमैन साहब है, उन्होंने हमको मारा है। तो वो कहते, चलो भाई ठीक है, देखता हूं। तो कहते हैं ना, दीवालों के कान होते हैं, तो दीवालों के भी कान होते हैं। तो उन्हीं में से जो उनका स्टाफ है, सो वो कहता है, साहब इसका काम ही यही है। और जो मारा पीटी तो छोड़िए, ये 307 का मुजरिम भी है। दीवाल बोलने लगती है कि 307 का मुजरिम है, 307 का मुजरिम है। पन्ने पलटे जाते, जो थाना का रजिस्टर होता है वो पन्ने पलटे जाते, और वास्तव में वो 307 का जो है मुजरिम हुआ करता है। उसकी गिरफ्तारी जो है इसलिए नहीं हो पाती है कि वो आजम खां का दाहिना हाथ हुआ करता है। अब लॉर्ड साहब जैसा आदमी आ गया है, तो लॉर्ड साहब उस आदमी को उसमें कार में बैठालते हैं और हथकड़ी लेते हैं और सीधा उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। और जाते जाते कोई सुनवाई नहीं, कोई न खाता न कोई बही। लॉर्ड साहब ने जो कही वही बात सही। लॉर्ड साहब हथकड़ी पहनाते हैं और वो कहते हैं, ऐसा कैसे आप कर सकते हो, मुझे हथकड़ी डाल रहे हैं? मैंने कही, जो आज आपने मारा पीटी किया उसमें नहीं मैं आपको कुछ कर रहा हूं, आप पर एक 307 का जो केस बकाया चल रहा है उसमें मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं। और वो जो है कप जाता है, उसकी सारी अकड़ जो है लॉर्ड साहब के आगे ढीली हो जाती है। और वो कहता है, साहब कुछ मेंटेन कर लो। और मेंटेन साहब किसी तरह से जो मेरी बेइज्जती मत करो, मैंने बड़ी मुश्किल से इज्जत करवाई है साहब, और आप जो हमें छोड़ दो साहब। वो कहते नहीं, यहाँ तो मैं हथकड़ी नहीं डालते, और हथकड़ी पड़ गई है तो अब हथकड़ी निकलेगी नहीं आपकी। इतनी भी होती तब भी सही था। वो आदमी गिड़गिड़ाता है आजम खां का दाहिना हाथ और कहता है, साहब इतना ही कर लो, मुझे जीप में ही बैठा लो। बोले, जीप तेरे बाप की नहीं है, इसे जीप सरकारी है, अपराधियों के लिए जीप नहीं है, अधिकारियों के लिए जेल है, मैं तुझे वहां ले जा रहा हूं। अब क्या होता है, अब लॉर्ड साहब आगे आगे चलते हैं, वो अपराधी पीछे चलता है, चेयरमैन, उसके पीछे पुलिस चलती है, और पुलिस के पीछे जो जीप की सरकारी गाड़ी होती है वो चलती है। यानी मेरा मतलब यह है कि उसका जो है लॉर्ड साहब शहर में जुलूस निकाल देते हैं और ला करके, और जैसे ही वो थाने में प्रवेश नहीं कर पाते तब तक देखो सीओ सर्किल जो है थाने में विराजमान होते हैं। और थाने में जब वो विराजमान होते हैं तो जो जान जाते हैं कि अरे मैं तो अभी थाने नहीं आ पाया,
और तब से पहले हमारे सीओ साहब आ गए। तो सीओ साहब से दुआ सलाम होने के बाद वो होती, अरे लॉर्ड साहब कहा क्या क्या बवाल कर दिया आपने? क्या कर दिया? हमने तो कुछ किया नहीं है। कि तुम जी किसे पकड़ लाए? कि साहब अपराधी को पकड़ लाए, 307 का मुजरिम है। अरे तुम नहीं जानते हो, बवाल हो जाएगा। ये कहाँ हजम खां का बहुत बड़ा आदमी है। जब तक उनकी बात खत्म नहीं होती है तब तक देखो एसपी साहब भी आ जाते हैं। एसपी साहब भी वही बात कहते हैं, लॉर्ड तू मरवाएगा, तू तो मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। अभी देश में इसमें जो है रामपुर में दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, उसका कौन जिम्मेवार? मानी साहब कुछ भी हो जाए, दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, ये बात ये नहीं है। बात सिर्फ ये है कि ये 307 का अपराधी है। तुम जानते नहीं, तुमने किसे पकड़ा है? हाँ साहब जानता हूँ। लॉर्ड साहब कह रहे हाँ हाँ जानता हूँ। कि कौन है? कि साहब चेयरमैन है। अरे चेयरमैन नहीं है, ये आजम खां का खास आदमी है। मानी खास आदमी बना है साहब। वो भी सब जानते थे कि ये किसी की मानेगा ही नहीं, सिफारिश तो उसके कभी थी नहीं। चुपचाप वो अपनी कार उठाते हैं और 9-2-11 हो जाते हैं, दोनों लोग भाग जाते हैं। अब उन्हें भी डर था कहीं दंगा हो जाए, तो ना सीधा सिविल लाइन में बंद करते पुलिस में और सिविल लाइन से सवेरे कोर्ट में भेजते। कोर्ट के बाद उसे जेल में डाल देते हैं। जेल में 10 दिन तक वो जमानत नहीं होने देते। तो ये लॉर्ड साहब की जो है कहानी थी ईमानदारी की मिसाल की। अब जो है, अब जब ये कहानी हो जाती है तो उसका तीसरा दिन या चौथा दिन होता है तो लॉर्ड साहब को जो है एक आदेश मिलता है कि आपका जो है ट्रांसफर कर दिया गया है। कहाँ? आपको जो है बरेली भेज दिया गया है। अब वो जो है सीधा डीजीपी से मिलते हैं और डीजीपी से कहते हैं, डीजीपी अब डीजीपी कहते हैं यार लॉर्ड साहब तू सही कह रहा था, थाना वास्तव में तुमने कहा था कि थाना हमारे मतलब का नहीं है। तो उनको जो है बरेली ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसे लॉर्ड साहब हुआ करते हैं। और आज के थानेदार की तो बात छोड़ दीजिए, आज की किसी एसपी में हिम्मत नहीं है जो आजम खां के आदमी को हथकड़ी तो छोड़ो जो गिरफ्तार कर सके। हमारे लॉर्ड साहब ऐसे थे जो न आजम की परवाह की, न मुलायम सिंह की परवाह की तो अपनी वर्दी की, अपने कर्तव्यों की। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब हमें किसी की तारीफ नहीं करना है, हमें किसी का बदनाम नहीं करना है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य जो है आप लोगों को जागरूक करना है। और जो ईमानदार हैं उनकी कहानी हम क्या सुनाएंगे, आने वाली पीढ़ी भी सुनाएंगी, आने वाली पीढ़ी भी याद रखेंगी। तो अब आप बताइए कि आप कमेंट बताइए लॉर्ड साहब ने जो किया, अच्छा किया, बुरा किया, आप कमेंट में जरूर करके बताइएगा। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।